नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा। साल के इस आखिरी पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जो मेहमान हैं उन सबको भी नए साल की, आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे शुभकामनाएं और आपके गिफ्ट का वादा अभी तक इंतजार कर रहा हूं। आपने कहा था नए साल में बहुत सारे गिफ्ट आप यस, उसके लिए सब्सक्रिप्शन आपको करना पड़ेगा जो कि हमने आपका ऑलरेडी कर थैंक यू अतुल, नए साल की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे जो श्रोता हैं, जो न्यूज़ चर्चा के श्रोता और दर्शक हैं, उन सबको भी नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। चर्चा का ये आखिरी जो पॉडकास्ट है, इसमें हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय कराऊं। हमारे साथ सबसे पहले ईश्वर जुड़ रहे हैं, एसोसिएट एडिटर हैं, हेड ऑफ न्यूज़ डेस्क द क्विंट के। बहुत बहुत स्वागत चर्चा में ईश्वर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। इसके अलावा न्यूज़ लॉन्ड्री के हमारे दो साथी पुराने, शार्दुल कात्यायन और हृदय जोशी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। तो ये जो हफ्ता अभी बीता है, इसमें कई सारी चीजें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे जी। क्यों ना शार्दुल वहीं से शुरू किया जाए जो हम पहले करते हैं, कि एक बार सुर्खियों से अवगत करा दिया जाए अपने श्रोताओं को। और आई एम श्योर कि हृदय जी के पास भी कुछ न कुछ इसके अलावा, इस सूची के अलावा कुछ खबरें होंगी लोगों को बताने के लिए। बिल्कुल। तो इस हफ्ते काफ़ी बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन दो इमीडिएट खबरें आई हैं, मैं उनका जिक्र कर देता हूँ। एक खबर आज सुबह ही आई कि करीब रात के 3 बजे प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन की अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में मृत्यु हो गई। वो 100 वर्ष की थी और प्रधानमंत्री के छोटे भाई के साथ रहती थी जी। सभी की तरफ से संवेदना प्रकट की जा रही हैं, तो हमारी भी संवेदनाएं उनके साथ हैं। दूसरी कल दिन में आई थी कि बृहस्पतिवार को, यानी कल, मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले की साओ पाउलो में 82 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। वो एक ट्यूमर की वजह से, कोलन में उनके ट्यूमर था, उसकी वजह से कई महीनों से अस्पताल में थे। तो फुटबॉल प्रेमियों में पूरे विश्व में शोक की लहर है और हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ भी। पिछले ही हफ्ते हमने फुटबॉल विश्व कप को लेकर लंबी चर्चा भी की थी। एक तस्वीर आज इंडियन एक्सप्रेस में छपी है एसोसिएटेड प्रेस के माध्यम से पेले की। तो ये तस्वीर जो पेले की छपी है इंडियन एक्सप्रेस में, वो देखने का एक, कह सकते हैं कि भी किताबों का तो हम देंगे पढ़ने का और रिकमेंडेशन। ये तस्वीर काफ़ी बेहतर है, हो सकता है और भी अखबारों में छपी हो। हफ्ते की एक और सुर्खी डीमोनेटाइजेशन को लेकर है। इस पर आज समय रहा, हम इस पर चर्चा भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में डीमोनेटाइजेशन को लेकर जो याचिकाएं दायर हैं, उनकी सुनवाई में सरकार ने कई ऐसे कारण बताए जिसकी वजह से उन्होंने कदम उठाए। इंडियन एक्सप्रेस ने कल 29 दिसंबर को एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार ने एफिडेविट में क्या क्या नहीं कहा, और कम से कम मेरे ओपिनियन में, और आगे हम इस पर चर्चा भी करेंगे, वो सरकार के दावों को खोखला साबित करता है। दरअसल यही हमारी आज चर्चा का मुख्य विषय है, जिस पर हम थोड़ा विस्तार से बातचीत करेंगे जी। किस तरह से डिमोनेटाइजेशन का पूरा फैसला हुआ और जो अभी जानकारी आ रही है, ये सरकार ने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था जो उसके खिलाफ बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और उस एफिडेविट में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं सुप्रीम कोर्ट को दिए गए एफिडेविट में, वो एक्सप्रेस ने सामने रखी हैं हम लोगों के। तो क्योंकि ऐसी जो बात हमेशा कहते रहते हैं हम कि न्यूज़ लॉन्ड्री में कि ऐसी खबरें कम हो रही हैं, ऐसी खबरें बहुत हुई हैं, तो हमें रिपोर्टर का नाम भी बता देना चाहिए। उदित मिश्रा की रिपोर्ट है और वो इकोनॉमी पे काफ़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते रहे हैं पिछले कुछ वक्त में। ये रिपोर्ट खास तौर से, हम आगे चर्चा भी करेंगे, पर ये रिपोर्ट खास तौर से इस बात पे फोकस करती है कि सरकार ने आरबीआई के साथ जो उसकी बातचीत हुई थी उसमें क्या क्या नहीं बताया जो आरबीआई ने कहा था। सरकार ने ये ज़रूर बताया एफिडेविट में कि आरबीआई ने उससे कहाँ कहाँ सहमत हुई, लेकिन कहाँ कहाँ असहमत थी ये नहीं बताया था। अगली सुर्खी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र विधानसभा ने 27 दिसंबर को सर्वमत से एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने कर्नाटक में मराठी बोलने वाले 865 गाँवों में को महाराष्ट्र में मिलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाने की बात फॉर्मली अपना ली है महाराष्ट्र ने राज्य के रूप में। जैसा हमने पहले के हफ्तों में भी जिक्र किया था, दोनों राज्यों के बीच सीमा पर यह तनाव पिछले कुछ दिनों से बढ़ता जा रहा है। अगली सुर्खी उत्तर प्रदेश से। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को कहा कि शहरी निकाय यानी म्यूनिसिपैलिटी के जो चुनाव होते हैं उसमें ओबीसी कम्युनिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा।
और साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ओबीसी समाज को ये आरक्षण मिलेगा, उसे भी रद्द कर दिया। इसके पीछे वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक एक ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया का पालन होना ज़रूरी है आरक्षण लागू होने के लिए, और वो उत्तर प्रदेश में पालन नहीं हुआ, जिस वजह से अदालत ये मना कर रही है। तो इस मामले में अभी सामाजिक संगठन भी हैं, सरकार भी है और अदालत आमने सामने है। देखेंगे, समय रहेगा तो इस पर भी बात करेंगे। जी, चुनाव आयोग ने असम में चुनाव क्षेत्रों के डीलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए 2001 की जनगणना का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य में इस समय 14 लोकसभा की, 7 राज्यसभा की और 126 सीटें विधानसभा की हैं। और श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आधिकारिक तौर पर पूरे देश में ये डिलिमिटेशन की प्रक्रिया 2026 तक के लिए टाल दी गई थी और 2021 की जनगणना उसका आधार बननी थी, लेकिन 2021 में जनगणना हो नहीं पाई। तो ये सारा मामला अभी अधर में है, इस पर चर्चा चल रही है। अब सरकार ने कहा 2001 के आधार पर होगा वो डिलिमिटेशन। इसमें काफ़ी सारे झोल हैं। 2001 को लेकर ही सबसे बड़ी लोगों की कंट्रोवर्सी है कि आप 2001 की इतनी पुरानी जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन कर भी कैसे सकते हैं, जबकि पिछले 20 साल में बहुत कुछ चीज़ें बदली, बहुत कुछ बदल गया है। कोविड से जुड़ी खबरों में स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि अगले 40 दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जनवरी के मध्य तक भारत में कोविड के मामलों की संख्या तेज़ी से बढ़ सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा वो महामारी के पहले के पैटर्न को देखते हुए कह रहे हैं। और पिछले 2 दिनों में भारत में जो विदेश से लोग आए, उनमें से 6000 सैंपलों में से 39 लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो अपना ध्यान रखें। एक खबर जो हमने 2-3 हफ्ते पहले डिस्कस की थी, गाम्बिया में जो कफ सिरप के ऊपर था, तो इस हफ्ते उज़्बेकिस्तान ने भी कहा कि उनके यहाँ भी 18 बच्चों की मौत इस मेरियन बायोटेक के कफ सिरप की वजह से हुई है। और उन्होंने भी यही दावा किया है अपनी प्रिलिमिनरी जांच में कि कफ सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल था, जो विषैला पदार्थ है। यूक्रेन ने, आखिरी खबर विदेश से, यूक्रेन ने कल दोपहर बताया कि रूस ने करीब 100 मिसाइलें उसके ऊपर दागी और उसमें कीव और अन्य कई शहरों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि ये रॉकेट सुबह करीब 8:15 बजे यूक्रेन के समय के हिसाब से आकर गिरे और उनके वक्तव्य के जारी होने तक इसमें 3 लोगों के घायल होने की खबर थी। कीव के मेयर ने बताया कि कीव में, उनके शहर में 16 मिसाइलें आकर गिरी हैं। तो ये युद्ध कहीं भी ख़त्म होने का आसार तो नहीं दिखा रहा। तो इसके अलावा भी कुछ सुर्खियां हैं हृदय आपके पास? हाँ, मैं एक बात कहना चाह रहा था, उसे सुर्खी के तौर पर देखें और बड़ी खबर के तौर पर, वो ये कि उत्तराखंड में 6000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ चमोली जिले का एक शहर है जोशीमठ, और जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हृदय जोशी से आप जोशीमठ को जोड़ने की कोशिश ना करें कतई। और इस जो आपकी मुस्कान है वो यहीं पर थम जाएगी, क्योंकि काफ़ी गंभीर खबर है। और वहाँ पर बहुत समय से कहा जा रहा था कि जो हिमालयन फिनोमिना है कि वो जगह धंस रही है, हिमालय ऊपर उठ रहा है, बल्कि कई हिस्से जो हैं उसके धंस भी रहे हैं। और वो उस इलाके में शार्दुल पिछले कुछ वक्त में बहुत बड़ी बड़ी टनल्स खोदी गई, वहाँ बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट आए हैं और वहाँ पर कई जगहों से लोगों को हटाया जा रहा है। और ये एक गांव की बात नहीं, बहुत जगह की। लेकिन चमोली की बात, जो ज़िले का जोशीमठ है, उसमें 500 घरों में दरारें आ रही हैं। मीडिया में इतने बड़े तरीके से नहीं लिखा गया, लेकिन बहुत पहले से बात चल रही है और वो जगह इस वक्त काफ़ी संकट में है। वहाँ पर जो एक जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है, उसने उन लोगों को वहाँ से कहीं और बसाने की बात भी कही है। और क्योंकि वहाँ ठंड है, अभी बर्फ़ पड़ रही है कुछ समय में, और अब क्योंकि हो सकता है, एक जिसे कहते हैं कि एक बुराई में अच्छाई, वो ये कि वहाँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोपवे जिसे कहा जाता है वो है, जो औली ले जाता है। और औली तो जी। आप जानते ही हैं, बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ से आप गौरसो बुग्याल जाते हैं और वहाँ से स्कीइंग के लिए मशहूर है। तो उस पे भी खतरे होने की बात कह रहे हैं। तो बहुत समय से बहुत सारे जियोलॉजिस्ट और भूगर्भ विज्ञानी ये बात को कहते रहे हैं कि जोशीमठ में ये संकट है, जिसके अब हमें प्रमाण दिखाई दे रहे हैं। और 500 से ज़्यादा घरों में वहाँ स्पष्ट रूप से इस समय भय व्याप्त है। ठीक बात। मैं एक सुर्खी आखिरी तो जोड़ना चाह रहा था, अभी आज ही की खबर है, एक बहुत ही
प्रतिभाशाली और बहुत यंग क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत। उनका खबर आई है कि कार एक्सीडेंट हुआ है, पर वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो सही सलामत फिर से वापस मैदान में लौटेंगे। वो रुड़की के पास उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा सुनने में आया। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले एक दो और जानकारियां हैं जो हमारे श्रोताओं के लिए है और दर्शकों के लिए है कि एक न्यूज़ लॉन्ड्री का विशेष ऑफ़र है हमारे उन तमाम दर्शकों के लिए, उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी तक न्यूज़ लॉन्ड्री को कभी सब्सक्राइब नहीं किया है। और कुछ ऐसे भी हमारे पास लोगों के मेल और संदेश आते रहे हैं जिसमें वो उनको कहना था कि भाई थोड़ा सा महंगा उनको लगता है सब्सक्रिप्शन। तो उनके लिए एक लिमिटेड पीरियड ऑफ़र है न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्रिप्शन का, जिसमें उनको 20% की छूट दी जाएगी सब्सक्रिप्शन में। तो कुछ करना नहीं है ख़ास, आपको एक मेल भेजना है subscription@newslaundry.com पर, और फिर आपको हमारी टीम संपर्क करेगी और आपको 20% छूट मिलेगी। और ये कुछ समय के लिए ये ऑफ़र है। तो हमारे जो वो शुभचिंतक हैं जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अब इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। और इसके अलावा एक ऑफ़र जो न्यूज़ लॉन्ड्री के तमाम मर्चेंडाइज़ पे चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है, नए साल के तक वो चलता रहेगा, जिसमें आप अपनी पसंद के तमाम न्यूज़ लॉन्ड्री के मर्चेंडाइज़ खरीद सकते हैं गिफ्ट उपहार देने के लिए। वो सारे ऑफ़र भी चल रहे हैं। सबसे जो बड़ी ख़बर है जिसका ज़िक्र हुआ, एक तो बीते हफ्ते भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की थी वो दिल्ली पहुंची, और उसके बाद कई सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द हुई। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर तमाम छोटी छोटी चीज़ें भी हुई, मसलन उनके कपड़े को लेकर, उनके टी शर्ट को लेकर भी बातचीत की गई। पर हृदेश, यात्रा को लेकर थोड़ा सा एक चीज़ में जो उसका दूसरा और जो लार्जर उसका पहलू है उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। अंततः ये अगला जो समय है, 9 या 10 बड़े राज्यों के चुनाव होने हैं एक साल के अंदर में, और उसके बाद देश अगले जनरल इलेक्शन लोकसभा चुनावों के मुहाने पर खड़ा है। ये 1-1.5 साल के अंदर का सारा सीन है। उस मौके पर राहुल गांधी की ये यात्रा, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी आज जिस स्थिति में दिखती है, तमाम लोग चले गए हैं छोड़कर, बहुत सारे पार्टी के अंदर भी एक तरह की खींचतान मची हुई है, बहुत सारे सूबे नहीं है, पार्टी मतलब एक तरह के संकट से, बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। ऐसा संकट शायद अभी तक आज़ाद हिंदुस्तान में कांग्रेस के सामने आया। लीडरशिप का बड़ा संकट है, चुनाव हुए अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन ऐसा कोई बहुत उससे उम्मीद पैदा नहीं होती है। तब इस यात्रा के दिल्ली पहुंचने के क्या मायने हैं, इससे क्या कोई बड़ा बदलाव होता दिख रहा है? क्या कोई ऐसा एक मंच बनता दिख रहा है जो कि एक बहुत बड़ा कल्ट फिगर बन चुके नरेंद्र मोदी को 2024 में चुनौती दे पाएगा? एक कोई साझा मंच जहां पर सारे लोग एक साथ आ सकें, इस यात्रा से कुछ ऐसा कुछ हासिल होता दिख रहा है? देखिए, आपकी दूसरी बात से अगर शुरुआत करें, राहुल गांधी की यात्रा पर हम सभी लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। ये 2019 का भी चुनाव में मैंने देखा, और हम हमेशा हर चुनाव में देख रहे हैं कि जो रीजनल फोर्सेस हैं वो अपना स्पेस छोड़ेंगी, ऐसा लगता नहीं है। 2019 के चुनाव को मैं न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए ही कवर कर रहा था, लोकसभा चुनाव, और मैंने बिहार में बैठकर देखा था कि आखिरी वक्त तक जो पर्चा भरने की आखिरी तारीख तक पहुंच गया था, लेकिन कोई समझौता सीटों को लेकर नहीं हो पा रहा था, और नतीजा उसका साफ दिखाई दिया। चुनाव में भी और भी वजहें रही, लेकिन सारी की सारी सीटें, आरजेडी एक भी सीट नहीं जीत पाई, केवल एक सीट जीती विपक्ष ने। 39 सीटें जो हैं वो जेडीयू और बीजेपी तब साथ में थे, तो उनका अलायंस ने जीती थी। तो वही चीज़ हमें उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। ना तो मायावती, ना अखिलेश, ना दूसरी पार्टी जो अजीत सिंह की पार्टी है, उनके बेटे आरएलडी, वो कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि उनका सबको ऐसा लग रहा है कि ये हमारी बड़ी पार्टी हमारा वोट लेगी और हमें अपना वोट नहीं देगी। तो ये बात ठीक की है राहुल गांधी ने शुरू से कि उसका एक ऐसा टोन सेट रखा है कि वो उसको बहुत तरजीह नहीं दे रहे हैं जब भी उनसे सवाल पूछा जा रहा है 2024 के चुनाव को लेकर। लेकिन जैसा हम अगर
आगे अभी बात करेंगे कि ये देश में यात्राओं का इतिहास रहा है। और आज की जब हम बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस वक्त आज शुक्रवार के दिन इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल भी इस बारे में लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अलग अलग जैसे चंद्रबाबू नायडू के बेटे भी यात्रा कर रहे हैं। एक समय में आडवाणी ने रथ यात्रा की थी, हालांकि वो बहुत पोलराइजिंग यात्रा थी जिसने बहुत सारे खून खराबा दंगे ट्रिगर किए। लेकिन ये यात्रा भी है, तो क्या एक टेक्नोलॉजी के युग में यात्राओं का क्या महत्व है, पद यात्राओं का क्या महत्व है, और ये बात बहुत पहले से आती रही है, तो ये चीज़ को ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। यात्राओं के लिहाज से आपने उस जो जिक्र किया वो इंडियन एक्सप्रेस ने अच्छा एडिटोरियल लिखा है कि ईश्वर और शार्दुल, आप लोगों से भी मैं जानना चाहूँगा, यात्राओं ने और ख़ासकर पॉलिटिकल यात्राओं ने को देखा जाए तो भारत में एक लंबा सिलसिला हो गया है। गांधी जी की दांडी यात्रा से इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे लोगों ने इसको किया। और उसका दूसरा पहलू ये है कि आडवाणी जी की यात्रा को अगर छोड़ दिया जाए तो दांडी यात्रा जितना इन्फ्लुएंस या जितना प्रभाव बहुत कम यात्राओं का दिखा, लेकिन फिर भी दूसरा सच ये भी है कि यात्राओं से फायदा जरूर हुआ है। यात्राओं ने लोगों के राजनीतिक कद को, लोगों की राजनीतिक पहुंच को, लोगों के राजनीतिक समझ को बदला है, विस्तार दिया है। सबसे बड़ा उसका उदाहरण है आज के दौर की भारतीय जनता पार्टी, जिसका जिक्र हृदय कर रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा के बाद से जो बदलाव आया और जो पॉलिटिकल कैपिटल गेन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, भले उसका अंडरटोन नकारात्मक यात्रा है। और ये इस वक्त में मतलब आडवाणी जी की भी कोई पद यात्रा नहीं थी, वो रथ यात्रा थी जिसमें वो एक एसी बस के ऊपर घूम रहे थे, ट्रक के ऊपर। तो उस लिहाज से ये पद यात्रा है, राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। तो यात्राओं ने हमेशा वो पॉलिटिकल माइलेज, राजनीतिक फायदा पहुंचाया है नेताओं को, पार्टियों को। एक और बड़ी यात्रा थी जिसका जिक्र मैं उसे लगे हाथ करना चाह रहा हूँ, वो थी चंद्रशेखर की भारत यात्रा। चंद्रशेखर ने भी 1983 में भारत यात्रा की थी, और उस यात्रा ने इमरजेंसी, पोस्ट इमरजेंसी जो जनता पार्टी है, जो सोशलिस्ट और राइट विंग की का कॉम्बिनेशन था, उसका जो अलगाव हुआ 80 में, वहाँ पर सोशलिस्ट जो पूरा ब्लॉक था या समाजवादी जो तबका था, वो बहुत क्राइसिस में चला गया था। तो वहाँ पे एक लीडरशिप का इमरजेंस बहुत ज़रूरी था, जिसको भरा इस यात्रा के जरिए चंद्रशेखर ने। तो वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुकाम है उनके लिए, और उसने फिर स्थापित किया सोशलिस्ट ब्लॉक के एक सर्वमान्य नेता के तौर पर चंद्रशेखर को। और चंद्रशेखर बाद में भारत के प्रधानमंत्री। खैर किन परिस्थितियों में बने, कितने दिन के लिए रहे, वो एक अलग विषय है, लेकिन वो देश के उन टॉप लीग के कद्दावर नेताओं में स्थापित हुए चंद्रशेखर। तो उस लिहाज से देखा जाए तो राहुल गांधी की यात्रा को, ईश्वर, आप कैसे देखते हैं? यात्राएं लोगों को, ये यात्रा, क्या कांग्रेस खुद राहुल गांधी की अपनी राजनीतिक कद को किस तरह से रिफॉर्म कर रही है, बदल रही है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की जहां तक हम बात करते हैं तो अब कुछ महीने हो चुके हैं, काफी चर्चा से शुरुआत हुई थी इस बात की। अगर हम शुरुआती दौर की बात करें इस यात्रा की, तो काफी हद तक इस यात्रा को इग्नोर करने की कोशिश की गई थी, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके द्वारा भी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी। लेकिन जिस तरह का एक मोमेंटम कांग्रेस ने इस यात्रा को लेकर बनाए रखा हुआ है, वो सोशल मीडिया कैंपेन दिन से ज्यादा समय तक, वो रूट्स डिसाइड करना हो, 4-5 महीनों बाद भी इस यात्रा की चर्चा उतनी ही चर्चा में है, रोजमर्रा की सुर्खियों में उतनी ही हद तक अभी तक ये यात्रा बरकरार रही है। अब हफ्ते भर का ब्रेक चल रहा है, 3 जनवरी से यात्रा फिर से शुरू होगी। हरियाणा में मैं जब अभी कवरेज के लिए गया था दिल्ली में आने से एक दिन पहले, आप अगर उस यात्रा का एक मूड देखेंगे तो एक यात्रा का मूड वो पूरा एक जन आंदोलन वाला मूड बनता है, जहां से भी वो यात्रा गुजरती है, जिन भी क्षेत्रों से, जिन भी गांवों से वो यात्रा गुजरती है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इस यात्रा के इलेक्टोरल गेन्स कितने होंगे इनको। यही सवाल मैंने कन्हैया कुमार जी से पूछा था जब वो हरियाणा में उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे यात्रा के बीच, कि आप लोग जिस मुद्दे को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर आप इस यात्रा पर चल पड़े हैं, जैसे कि शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स का, इकोनॉमी का एक बड़े मुद्दे लेकर ये कांग्रेस की यात्रा निकली है। बार बार हर कांग्रेस नेता से यही बयान आया है कि ये किसी इलेक्टोरल गेन्स के लिए नहीं है। तो जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, यात्राओं का एक इलेक्टोरल रेपरकशन तो जरूर होता है। हाँ। तो यही सवाल मेरा कन्हैया कुमार जी से था। कन्हैया कुमार जी से मैंने पूछा कि आप जिन सकारात्मक पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हो, जिन मुद्दों को लेकर आप निकले हैं, आपको लगता है ये इलेक्टोरल गेन्स इसके होंगे? क्या आपके ये मुद्दे लोगों तक पहुंच पाएंगे और
ये मुद्दे क्या वोट्स में ट्रांसलेट होंगे। उनका कहना था कि हम एक सकारात्मक पॉलिटिकल मैसेज लेकर निकले हैं तो जरूर होंगे। लेकिन अब देखना यह बनता है, क्योंकि इस यात्रा के बीच में अगर आप देखेंगे, अब पिछले ही महीने, 1 महीना भी नहीं हुआ है, हाँ, 2 बड़े चुनाव कांग्रेस के लिए हुए थे, गुजरात और हिमाचल, जहां से हमने भी कवरेज की थी। और गुजरात की अगर आप बात करें तो यात्रा, एक उस वक्त सवाल आया था कि गुजरात से क्यों नहीं गुजर रही है। फिर वही बयान आया कि ये किसी चुनाव के लिए नहीं है, किसी इलेक्टोरल गेन्स के लिए नहीं है। लेकिन अगर इलेक्टोरल गेन्स के लिए नहीं है तो आपकी गुजरात में जिस तरह का आपका प्रदर्शन रहा 2017 के गेम्स के बाद, वो क्यों रहा? क्या इस यात्रा के चलते, इस यात्रा के बीच में जो बड़े 2 चुनाव हुए, हिमाचल में भी कांग्रेस जीतते जीतते जीती है 5 से 6 सीटों से। कुछ कई सीटों में वोटर मार्जिन काफी कम है, कुछ जो लीडर्स उनके जीते हैं उनके लिए। तो जिस स्केल का एक इम्पैक्ट होना चाहिए था भारत जोड़ो यात्रा का किन चुनाव पर, वो शायद होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अब सवाल ये बनता है कि अगर आपने जिस तरह का प्रदर्शन गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस का देखा है, फ्यूचर में अगले साल क्या कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा जो एक कांग्रेस पार्टी के लिए मोमेंटम बना है, मोमेंटम तो जरूर बना है, देयर इज नो इग्नोरिंग द फैक्ट कि मोमेंटम नहीं बना है, सुर्खियां बन रही हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं, 5 महीने हो चुके हैं अब तक कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा सुर्खियों में ज्यादा रही है। क्या ये मोमेंटम अगले साल बरकरार रहेगा? क्योंकि अगले साल क्या, कुछ अभी 3-4 महीने होते होते, अप्रैल मई होते होते 2024 की शुरुआत की तैयारियों की शुरुआत हर पार्टी करने वाली है। क्या ये मोमेंटम कांग्रेस बरकरार रख पाएगी? जिस तरह से आप पार्टी की इंटरनल इनफाइटिंग्स देख रहे हैं हर दूसरे स्टेट में, हिमाचल में भी वो जीते हैं लेकिन मुख्यमंत्री बनते बनते पार्टी इनफाइटिंग बिल्कुल आउट इन दी ओपन थी। पंजाब में क्या हुआ हमने सबने देखा है, राजस्थान में क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। तो सवाल ये बनता है कि भारत जोड़ो यात्रा एक कांग्रेस पार्टी के लिए नेशनल मीडिया लेवल पर एक ओवरऑल मोमेंटम तो बना रही है, पर क्या उनके जो ग्राउंड इश्यूज हैं कांग्रेस के, जो स्टेट यूनिट आफ्टर स्टेट यूनिट जो इश्यूज हैं, क्या वो सॉल्व करने में उतना फोकस लगा पा रही है? तो अगर उतना फोकस नहीं लगता है, इट इज गुजरात और हिमाचल से ही आप देख लीजिए, अगर आप लोग ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करेंगे तो आपको नुकसान जरूर होगा। हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जहां स्टेट का पार्टी यूनिट बहुत स्ट्रांग है, काफी हद तक उनका कार्डर वहां स्ट्रांग है। अगर वो कार्डर और स्ट्रेंथन किया जाए तो कांग्रेस हिमाचल में स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन अगर वही आप गुजरात की बात करें तो गुजरात में सिर्फ सीटों की वजह से मैं नहीं कह रहा हूं कि सीटें कम हुई है। 2017 में कांग्रेस के गेन्स के पीछे काफी रीजंस थे। पाटीदार मूवमेंट थी, ओबीसी मूवमेंट थी, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश, हार्दिक, ये सारी मूवमेंट चल रही थी, काफी कांग्रेस को गेन्स हुए। लेकिन क्या 5 साल में कांग्रेस ने उन गेन्स को बरकरार रखने के लिए मेहनत की? तो भारत जोड़ो यात्रा एक नेशनल मीडिया नैरेटिव, एक सोशल मीडिया नैरेटिव के लिए काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है कांग्रेस के लिए, वर्किंग फॉर द कांग्रेस पार्टी वेरी वेल। एक चैटर भारत जोड़ो यात्रा के अराउंड आप हर सोशल गैदरिंग, हर पार्टी में देखिए, बन चुका है। सो दे हैव अचीव्ड द गोल दैट दे वांटेड टू अचीव, कि कांग्रेस पार्टी अभी भी अपना वो मोमेंटम बरकरार रखने में पूरा जोर लगा रही है। बट पैरेलली जो उनके इश्यूज चल रहे हैं, अगर वो सॉल्व नहीं हुए तो आप कितनी भी यात्रा कर लें, ग्राउंड इन फाइटिंग की वजह से पार्टी को नुकसान हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक बात है शार्दुल, आपको इसी से जुड़ा और एक छोटा सा और सवाल मैं ऐड करके आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि जैसा हमने देखा उत्तर प्रदेश में यात्रा का दूसरा लेग शुरू होने वाला है गाजियाबाद से, और 2 बड़ी पार्टियां जो शुरुआत में हृदय इशारा कर रहे थे कि वहाँ समाजवादी पार्टी और मायावती और आरएलडी सब ने मना कर दिया है कि वो पार्टी यात्रा का हिस्सा नहीं होंगी। तो राजनीतिक स्वीकार्यता के लिहाज से पार्टियां इसमें, कांग्रेस पार्टी भी और दूसरी भी विपक्षी पार्टियां अपने नफे नुकसान को देख रही हैं, अपनी ज़मीन को तौल रही हैं। तब क्या हालात दिखते हैं चुनावी परिदृश्य में, जो मैंने कहा कि अगले आने वाले समय में 10 विधानसभाओं के चुनाव हैं, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव है। तो विपक्षी पार्टियां अपना जो रीजनल पार्टियां हैं वो अपने को अभी भी कांग्रेस से दूर रख रही हैं। कांग्रेस पार्टी अपने पुराने दिनों में है नहीं। तो क्या ये ऐसा एक तरह का बड़ी सुविधाजनक, बड़ी मुफीद स्थिति नहीं बन जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, यात्रा के तमाम अच्छे सकारात्मक संदेशों के बावजूद?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद बनना तो एक इस मुद्दे से साइड की बात है। हाँ, ठीक बात। वो तो एक रिजल्टेंट जैसा है। लेकिन अगर आप देखें तो कांग्रेस के जिन विषयों की चर्चा आपने की, अभी ईश्वर ने भी की, जो उनके अंदरूनी धड़ों में जा रही हैं, जो विरोधाभास जा रही है। भाई, राहुल गांधी तकनीकी तौर पर एक सांसद हैं, बस उनके पास पार्टी में कोई पद नहीं है। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने में उन्हें वीटो करना पड़ा, उन्हें अपने लोगों को खड़ा करना पड़ा। उनके साथ के बाकी लोग इस समय पार्टी के बाहर हैं। एक जो सचिन पायलट हैं वो भी अभी लड़खड़ा रहे हैं। तो मैं इस यात्रा के बारे में जब अभी हमने सोचा था कि बात करनी है, तो ये उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर बड़ी अच्छी रही है। उनके बारे में जो कुछ आप उसे मिथक कहें या धारणा कहें कि वो टेम्परेरी पॉलिटिशियन है, फुल टाइम नहीं है, ये ज़रूर टूट रहे हैं। हाँ, उन्होंने एक सततता दिखाई, उन्होंने जीवटपन दिखाया, उसमें उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी दिखता। वो इतना पैदल चलना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ वो अगर राजनीति पे बात नहीं करते तो विडंबना अजीब सी है कि जो पार्टी है वो राजनीतिक दल है, उसका नेता वो राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार रखने के बावजूद राजनीति को पसंद नहीं करता और उस पर बात नहीं करता। अब विधायकों को, या जैसे गुजरात की बात हमने छोड़ दी, हाँ भाई आप पकड़ सकते हैं हम नहीं छोड़ देंगे। मुझे बात ये नहीं समझ आती, मुझे तर्क ये नहीं समझ आता कि ये लड़ाइयाँ छोटी छोटी मिलके ही एक बड़ी बनेगी। आप अपनी पार्टी को अबैंडन नहीं कर सकते, भले ही आपको लोकल नेता पसंद हो या ना हो। अब जो जनतंत्र की वो बात कर रहे हैं और विचारधारा की बात कर रहे हैं, वो बात ठीक है, देश में काफ़ी माहौल ऐसा है, उस पर सभी लोग जो भी इससे चिंतित हैं बात करते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पार्टी के अंदर की चीज़ों को फिक्स नहीं करेंगे तो आपकी कही भी बात वैसी लगेगी जैसे मैं किसी को फिजिकल फिटनेस पे भाषण दूं। भाई, मेरी परेशानियां किसी भी वजह से हों, लेकिन मैं उसको कहने का हक नहीं रखता, क्योंकि पहले मैं अपनी चीज़ें तो फिक्स करूं। और दूसरी बात, ये सत्ता को जो थोड़ा विरक्त तरीके से, और जैसे उन्होंने पहले भी कहा था, इस तरह से जो डील करने का तरीका है, ये भी बड़ा अजीब सा है। आप देखिए, जनतंत्र में जनता आपको वो ताकत देती है अपने काम करने के लिए। तो ये सोचना कि वो गलत है और या उससे हम बचकर चलेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे, वो एक राजनीतिक दल के लिए सूट नहीं करता। वो राहुल के लिए बिल्कुल सूट करता है। और मुझे लगता भी है कि ये इससे कम से कम और कुछ नहीं तो उनकी अपनी पार्टी में उनका नेतृत्व जरूर स्थापित हो रहा है। ठीक बात है। वो अगर इसको आगे ले जाना चाहें तो बिल्कुल ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें पूरे 2024 के भाजपा के स्तर पे, तो भाजपा के लिए इसलिए क्योंकि ये खोया हुआ अवसर जैसी चीज़ है। दिल्ली जब यात्रा पहुंची है तो लाल किले के पास उन्होंने एक भाषण दिया, एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ पूरा कांग्रेस पार्टी का। तो वहाँ पर राहुल गांधी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की, और न्यूज़ लॉन्ड्री के नज़रिए से मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि 24 घंटे जो देश के न्यूज़ चैनल हैं वो हिंदू मुसलमान करते हैं, नफरत फैलाते रहते हैं। विपक्षी पार्टी, खासकर कांग्रेस की पार्टी, जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, उसके नेता का देश के मीडिया के प्रति इस तरह का जो बयान है वो बहुत सारी चिंताएं पैदा करता है। बहुत सारी रीजनेबल चिंताएं हैं, लेकिन एक बात कही जाती है कि जब मीडिया पर पॉलिटिक्स का अटैक होता है तो उसके फिर नतीजे, उसके परिणाम, उसके दुष्परिणाम दूसरे तरह के होते हैं। मीडिया अपने अंदर झांके, सेल्फ रेगुलेट करे अपने को, ये एक बात हमेशा आती है मीडिया की तरफ से, जो कि जिसके हम ज़्यादातर मेरे ख्याल से लोग पक्षधर होंगे कि किसी सरकारी नियंत्रण की बजाय मीडिया। लेकिन क्या अब स्थिति ऐसी जगह पहुंच चुकी है, या फिर मीडिया में उस स्तर तक बंटवारा या ध्रुवीकरण हो चुका है कि नेताओं के इस तरह के ओपन अटैक स्वीकार्य हो चुके हैं? और ये इस तरह के कई बयान में, ये राहुल गांधी का अकेला बयान नहीं, दूसरी तरफ से भी आपको सरकार जो सत्ताधारी दल है वो भी मीडिया को लेकर इसी तरह के बयान कर देती रहती है, उसके भी नेता इसी तरह से टारगेट करते रहते हैं। ऐसे समय में मीडिया के नज़रिए से ये कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है राहुल गांधी के बयान से? हृदय, आपका, ईश्वर और शार्दुल, आप लोगों का इसके बाद। देखिए, सीधी बात है, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं एक शार्दुल की बात में को कंप्लीट कर देता हूँ ये कह के कि राहुल गांधी इस वक्त रिडीम कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, जैसा शार्दुल ने कहा। और वो एक सवाल उनके ऊपर वास्तव बना हुआ है, क्या वो एनजीओ की तरह पार्टी को चलाना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि वो भारत जोड़ो करते रहें और चुनाव बीजेपी जीतती रहे? तो ये एक सवाल सबके दिमाग में है कि भारत जोड़ो यात्रा ठीक है अपनी जगह में, पर क्या आप चुनाव जीतेंगे? लेकिन कई बार स्थिति ऐसी आती है जब आप अपनी कैलकुलेटेड मूव होता है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से ये सिर्फ के दिमाग में चुनाव नहीं है, उनके रणनीतिकारों के दिमाग में चुनाव है, पर उन्हें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की छवि जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए। और वो एक
एक जो पूरे देश को एक करने के सिंबल के तौर पे चल रहे हैं। जो चीज़ कांग्रेस को करनी है वो ये है कि उनका स्ट्रक्चरल जो है और सांगठनिक ढांचा जो है वो अस्त-व्यस्त है, वो खड़ा करना है। उनके स्टेट के क्षत्रप जो हैं वो कौन होंगे, वो कैसे लड़ाइयाँ लड़ेंगे। भूपेश बघेल को और राजस्थान की तो हालत लड़ाई वाली है इस वक्त, गहलोत और सचिन, तो वो चीज़ है। तो इस तरह भूपेश बघेल जैसे नेता जैसे भी हैं वो और राज्यों में उन्हें चाहिए जो संगठन को लेके चल सकते हैं। ठीक बात। अब बात मीडिया के ऊपर आते हैं तो मैं यहाँ पर एक सेकंड आपको यहाँ पर हृदय रोकूंगा मैं। ये बातचीत वीडियो पर इतनी ही देर तक के लिए उपलब्ध है। हृदय, ईश्वर और शार्दुल की जो मीडिया के ऊपर राहुल गांधी का बयान है और उससे जो जुड़ी बातचीत है और अगला जो विषय है, ये सारी चीजें आपको हमारे पूरे पॉडकास्ट पे मिलेंगी। तो हमारा पॉडकास्ट सुने इसके आगे का हिस्सा। खबरों की तह में जाकर की जाने वाली ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप न्यूज़ लॉन्ड्री पर देख सकते हैं, क्योंकि हम विज्ञापन से नहीं आपके सहयोग से चलते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पे आज़ाद हैं खबरें।